बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हर एक चीज में नहीं जाएंगे, हम उन्हीं कंसेप्ट्स को देखेंगे और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज में जाएंगे, हर एक स्ट्रक्चर में इसमें बनाऊंगा तो फालतू का टाइम जाएगा जो उतनी जरूरत नहीं है। मेनली जो कंपटीशन और बोर्ड्स के बेसिस पे जितने कंसेप्ट्स की मेनली जरूरत है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल क्या होता है, जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ये सब जो होते हैं ये बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरीली प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बेसिक फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये है, ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये इसको फॉलो कर रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन CH3COOH ये फॉलो कर रहा है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एल्डिहाइड कीटोन होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी इसमें OH ग्रुप बहुत सारे होंगे, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, या जो हाइड्रोलिसिस पे इस तरीके के कंपाउंड प्रोड्यूस करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्वीट होते हैं टेस्ट में, वो शुगर्स होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल शुगर जो है वो आपकी सुक्रोज होती है, ठीक है। दूध के अंदर जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है, और सैचराइड्स भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कितने तरीके के सैचराइड्स होते हैं, मोनोसैचराइड्स, ओलिगो सैचराइड्स और पॉलीसैचराइड्स, ठीक है। इसमें मोनोसैचराइड वो होंगे जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस पे कोई आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये आते हैं। ओलिगोसैचराइड्स ये होंगे जिसमें आपको हाइड्रोलिसिस कराने पे 2, 3 या 10 मोनोसैचराइड्स मिल सकते हैं। पॉलीसैचराइड्स में बहुत सारे आपको मोनोसैचराइड्स मिलेंगे, जैसे ग्लाइकोजन, गम, सेल्यूलोज, ये आपके पॉलीसैचराइड्स हो गए। और कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, उन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। जो नहीं करते उन्हें हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर करते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर में जनरली एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो एसओ को हम बोलते हैं, जितने भी मोनोसैचराइड्स, एल्डोज और कीटोज होंगे वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब देखते हैं ग्लूकोज के बारे में, देखते हैं ग्लूकोज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। सुक्रोज से प्रोड्यूस करोगे आप डाइल्यूट HCl या H2SO4 को अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रिएक्ट करा दोगे सुक्रोज को, तो आपको फ्रक्टोज मिल जाएगा और ग्लूकोज मिल जाएगा। स्टार्च से कैसे प्रोड्यूस करोगे, हाइड्रोलिसिस कर दो स्टार्च का डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। एल्डोहेक्सोज है, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है इसके अंदर। और बहुत सारे बड़े कार्बोहाइड्रेट्स का ये मोनोमर है, जैसे कि सेल्यूलोज।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जो मैं आपको भी पहले बता चुका हूं। ग्लूकोज को HI की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपको नॉर्मल हेक्सेन मिलता है। ठीक है, इससे पता पड़ता है कि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ग्लूकोज का रिएक्शन कराओगे NH2OH की प्रेजेंस में तो आपको ऑक्साइन मिलेगा। HCN से प्रोड्यूस कराओगे तो आपको कार्बोनाइल ग्रुप मिलेगा। ग्लूकोज 6 कार्बन चेन की एसिडिक फॉर्म में भी चेंज हो जाता है ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में, जिसे हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ग्लूकोज का एसिटाइलाइजेशन भी हो जाता है एसिटिक एनहाइड्रेट की प्रेजेंस में। ठीक है, और ऑक्सीडेशन से आपको सैचुरिक एसिड मिलेगा और ग्लूकोनिक एसिड की ऑक्सीडेशन से भी आपको सैचुरिक एसिड मिलेगा। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो मेन चीज आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी चीज पे आएंगे। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है आपका, ये याद रखना है। ठीक है, अब CHO की जगह इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO की जगह COOH। ठीक है, COOH ग्रुप लगा होगा तो ये आपका ग्लूकोनिक एसिड होता है। और दोनों ही जगह ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH लगा होगा तो वो सैचुरिक एसिड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर OH यहां लगा हुआ है इसमें, तो इसलिए हम इसे डी ग्लूकोज बोलते हैं, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, प्लस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में इधर लगा है तो। ठीक है, अब एल्डिहाइडिक ग्रुप होने की वजह से कई बार स्निफ्स टेस्ट ये नहीं पॉजिटिवली गिव नहीं करता है ये एल्डिहाइड। तो इसका मतलब ये, इससे हमको ये पता पड़ता है कि ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो साइक्लिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, जब इसका कार्बन 5 C1 से रिएक्ट करके अटैच करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, और इन्हें हम एनोमर्स बोलते हैं। जैसे the two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1। C1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो इन्हें हम एनोमर्स बोलते हैं। और ये पायरन के पायरन से सिमिलर होता है इनका स्ट्रक्चर, तो इसीलिए हम पायरनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्रक्टोज के केस में इसी तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनता है, वो फ्यूरन से सिमिलर होता है तो उसे हम फ्यूरनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। उस केस में भी, उस केस में अल्फा डी माइनस फ्यूरनोज बनता है, बीटा डी माइनस फ्यूरनोज मिलता है। ठीक है, अब देखो अल्फा डी कहां से आया, डी तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में OH यहां पे है। अल्फा किस केस में बनेगा, जब C1 एक बना देता हूं मैं, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार ये स्ट्रक्चर में ऐसे बनाऊंगा तो वीडियो फालतू में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये बनाऊंगा जब उतनी जरूरत है भी नहीं उस चीज को बनाने की। एक में बना देता हूं जिससे ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा इसके नोमेनक्लेचर का।
ठीक है, तो C1 पे अगर OH नीचे है या इस तरीके से देखोगे राइट हैंड साइड पे है तो हम इसे अल्फा D प्लस ग्लूको पायरानोज बोलेंगे। ठीक है, और यही अगर ऊपर होगा तो बीटा डी प्लस ग्लूको पायरानोज बोलेंगे। इसी तरीके से इसका नोमेनक्लेचर डिसाइड होता है। अब क्या है डाइसैचराइड्स क्या होता है हाइड्रोलिसिस पे मोनोसैचराइड्स बनाते हैं। तो ये डाइसैचराइड्स बनते कैसे, जो सुक्रोज है इसमें होता क्या है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होता है। ग्लूकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, एक C1 और एक C4 इन दोनों के कार्बन के रिएक्ट करने की वजह से बनता है। ठीक है, अब सुक्रोज क्या है हाइड्रोलिसिस पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज और लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज दोनों बनाता है, लेकिन फ्रक्टोज का कंपोनेंट ज्यादा होता है तो इसलिए शुगर इन्वर्टेड हो जाती है। माल्टोज अगेन अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज इन दोनों के ग्लूकोसाइडिक लिंकेज की वजह से बनता है। सुक्रोज में आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज था। लैक्टोज में आपका बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, इतना याद रखना है, इससे ज्यादा चीजें ना कंपटीशन में आएंगी ना आपके बोर्ड में आएंगी। अब पॉलीसैचराइड में सबसे बड़ा एग्जांपल है स्टार्च का। स्टार्च क्या है, बहुत सारे ग्लूकोसाइडिक लिंकेजेस से बनता है। ठीक है, अब इसमें आपके स्टार्च में 15 to 20% एमाइलोज होता है और 80% के अराउंड एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज में सिंपल स्ट्रेट चेन C1 C4 होता है और एमाइलोपेक्टिन में आपका C1 और C4 का ग्लूकोसाइडिक लिंकेज के अलावा C1 C6 का ब्रांच्ड लिंकेज भी होता है। ठीक है, सेल्यूलोज सिंपल आपका प्लांट में एक्सक्लूसिवली फाइंड किए जाते हैं और स्ट्रेट चेन आपका पॉलीसैचराइड है जिसमें बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। इसी तरीके से याद रखना है ग्लाइकोजन आपका एनिमल बॉडी के अंदर होता है, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपका स्टोर होता है, ये एनिमल स्टार्च है। इतनी चीजें बस हमको याद रखनी है। फिर आते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स बेसिकली आपके सबसे बेसिक यूनिट प्रोटीन्स के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स। इन्हीं से प्रोटीन्स आपके बनते हैं। तो ये आपका एक अल्फा अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का मतलब क्या है, अमाइन ग्रुप है और COH का ग्रुप है। अब जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बॉडी में है। जो बॉडी में नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब अमीनो एसिड क्या है, ज्वेटराइन बनाता है। ठीक है, ये ज्वेटराइन हो गया। यहां से आपने प्रोटॉन रिलीज करके इस पे अटैक कर देगा, ज्वेटराइन बन जाता है। अब अमीनो एसिड एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होंगे, डिपेंड करेगा कि रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स ज्यादा है कि कार्बोक्सिल ग्रुप्स ज्यादा है। अगर अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएगा। अमीनो ग्रुप नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब एक COH और एक NH2 के रिएक्शन से जो वाटर रिलीज होगा, फिर जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो दो अमीनो एसिड से जो
कंपाउंड बनेगा उसे डाइपेप्टाइड बोलेंगे, 3 अमीनो एसिड से बनेगा तो ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। इस तरीके का ये बॉन्ड बनता है। ज्यादा पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन्स को हम 2 तरीके के प्रोटीन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है फाइब्रस प्रोटीन, जिसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ना पैरेलल रन करती है और हेल्ड टुगेदर किससे होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं कॉइलिंग से थोड़े से बैंड स्ट्रक्चर होता है इनका ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स में, तो ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, ये एग्जांपल है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और शेप को 4 डिफरेंट तरीके के लेवल में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो भी बन रहा है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे प्रोटीन का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, शेप, जो भी शेप है, एक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका शेप क्या है, ठीक है। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन जो एग्जिस्ट कर रही है जिस शेप में, उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लेंगे। जैसे कि अब आपकी कई बार हेलिकल शेप आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बैंडिंग होती है, ठीक है, ये बोलते हैं इसको अल्फा हेलिक्स। और एक शीट टाइप की बनती है उसे हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती है, पर ये एक शीट तरीके से होता है। एक आपका कॉइल टाइप का बनेगा और एक आपका जिसे अल्फा हेलिक्स बोलते हैं और एक बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर आपका ओवरऑल फोल्डिंग किस तरीके से हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसको दिखाता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, बहुत ही ज्यादा आपकी बेंडिंग होगी। इस तरीके से समझ लो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर एक तरीके से स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल है, थोड़ा सा आपका शीट टाइप का रहेगा, टर्शरी में आपका और ज्यादा बेंडिंग हो रही है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा बेंडिंग है और ट्विस्टिंग है। इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। एंजाइम्स क्या होते हैं, हाँ, इसमें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और आता है कि अगर फिजिकल चेंज प्रोटीन में किया, लाइक टेम्परेचर या केमिकल चेंज किया, तो अनफोल्डिंग ऑफ हेलिकल चेन हो जाती है, कॉइलिंग, अनकॉइल हो जाता है प्रोटीन और बायोलॉजिकल उसकी एक्टिविटी लूज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है आपका कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग या कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम वो होते हैं जो आपकी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे माल्टोज में माल्टेज एंजाइम डाल दोगे तो ग्लूकोज बन जाएगा। और ये डीएक्टिवेशन जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। विटामिन जो होते हैं ये अगेन बायोमोलिक्यूल्स हैं जो जरूरी होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। They are generally regarded as organic compound required in diet in small amount to perform specific biological functions for normal maintenance of optimal growth and health of the organism। ABCD टाइप के होते हैं। B को फर्दर B1, B2, B6, B12 में क्लासिफाई किया होता है। फैट सॉल्युबल जो होते हैं, जो फैट और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। पहले इनको विटामाइन बोला जाता था इस तरीके से, ये सोच के कि जो वाइटल बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें अमाइन होता है वो वाइटामाइन होता है, पर लेकिन बाद में पता चला कि अमाइन सब में होना जरूरी नहीं है, इसलिए ई हटा दिया, ई ड्रॉप कर दिया गया यहां से। न्यूक्लिक एसिड, अब आपके सेल के अंदर
जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, वही आपकी फर्दर डॉटर सेल में ट्रांसफर की जाती है, या चाइल्ड के अंदर इस जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज आती है वो उन्हीं किसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें जिसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ट्रांसफर की वजह से होती है। अब ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन से पार्टिकल्स होते हैं इस इंफॉर्मेशन के लिए, वो होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, एक आपका डीएनए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, और रिबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ठीक है, डीएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पेंटोस शुगर मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे जो बेसिस होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स में शुगर मोइटी आपकी बीटा डी रिबोज होती है और बीटा D2 डीऑक्सी रिबोज होती है। मतलब जो इसमें शुगर जो होते हैं वो आपके ये होते हैं बीटा डी रिबोज और बीटा D2 डीऑक्सी रिबोज। ठीक है, डीएनए में 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, गिनिन, साइटोसिन और थाइमिन। बस डिफरेंस आरएनए से इतना आता है कि थाइमिन की जगह यूरासिल होता है आरएनए में। अब बेस का अटैचमेंट जब शुगर की 1 पोजीशन से होता है तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, तब न्यूक्लियोसाइड बनता है। ठीक है, और फिर जब C5 जो कार्बन है आपका, उसका जब आप फॉस्फोरिक एसिड से अटैच करवाते हो तो आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन जब बनता है तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब डीएनए में आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और आरएनए में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो इस तरीके से शुगर है, बेस है और आपका फॉस्फेट है, ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। बस इसी का पॉलीमराइजेशन है। उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सारे।